बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। MTH 501 इसकी हमने मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियोस का सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। आज उस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। आई होप आपने फ़र्स्ट वीडियो देख ली। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप वो वीडियो लाजमी देखें। लेकिन ये वीडियोस देखने का फ़ायदा तब होगा जब आप शॉर्ट लेक्चर लेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है सिंपल वीडियो देखने से। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पहले शॉर्ट लेक्चर लें और जब आपका पेपर हो, पेपर देने जाने से पहले ये वीडियो देख लें, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आज हमने लेक्चर नंबर 5 तक हमने पार्ट 1 कर लिया था। अब हम लेक्चर 6 से ऑनवर्ड जहाँ तक भी पॉसिबल होगा वहाँ तक बनाऊंगा, और उसको ये वीडियो जो है पार्ट 2 होगी। कोशिश करूँगा कि पार्ट 2 में क्लियर हो जाए, ना हुआ तो पार्ट 3 भी इसका आएगा। मैट्रिक्स इक्वेशन के बारे में है ये आज का हमारा टॉपिक। इसमें सबसे पहले तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हम कुछ ये करते हैं कि आपके पास अगर एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है, और उसके कॉलम क्या है A1 A2 AN है, और एक ऐसा मैट्रिक वेक्टर कह लें या मैट्रिक्स कह लें, एक x मैट्रिक्स है जो कि कॉलम मैट्रिक्स है और बिलोंग करता है Rn से, मतलब रियल नंबर से। तो अगर आप इन दोनों के प्रोडक्ट को लिखते हैं जो कि AX होगा, उसको हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन। या नीचे एक एग्जांपल है, ये हमारे पास A मैट्रिक्स था, ये वाला A मैट्रिक्स था, और ये हमारे पास X मैट्रिक्स है। अगर हम इनको x1 A1 प्लस x2 A2 प्लस x3 A3 अप टू xn AN, तो ये हमारे पास क्या है, ये लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास जो x1 x2 xn x3 तक जो भी है, सो ऑन x जितने भी हैं, ये हमारे पास वेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? वेट्स होते हैं। नोट है हमारे पास that AX is defined only if the number of column of A equal to the number of entries in X। आपके पास ये AX जो है, ये जो लीनियर कम्बिनेशन है, ये तब ही पॉसिबल होगा जब आपके पास A के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे नंबर ऑफ एंट्रीज़ के, जो कि X की एंट्रीज़ होंगी। यहाँ पे AN तक है तो यहाँ पर XN तक है। अगर ये A3 तक होता तो यहाँ पर X3 तक होना चाहिए था। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल में है जी 1 0 2 -1 -5 -1 और 3। ये हमारे पास कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है, और यहाँ पर रोज कितनी है? ये 3 है। तो हम इसको लीनियर कम्बिनेशन में कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेकंड कॉलम को सेकंड के साथ, थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ। ठीक हो गया। For V1, V2, V3 in Rm, write the linear combination 3V1 minus 5V2 plus 7V3 as a matrix times a vector। अब हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये जो अभी हमने ये एग्जांपल की हुई है, इस एग्जांपल को आपने ध्यान में रखना है और इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 3V1 माइनस 5V2 प्लस 7V3। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन रहा है V1 V2 और V3 का, जबकि हमारे पास वेट्स क्या आ रहे हैं? 3 5 और 7। मतलब कि x वाले कॉलम में हमने 7 लिख दिया, x वाले मैट्रिक्स में x वाले मैट्रिक्स में हमने ये वैल्यू लिख दी 3 -5 और 7, और V1 V2 और V3 हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ये देखें आप, हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है, वो कहता है इसको इसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में हमने लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे?
x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4 दूसरी इक्वेशन हमारे पास है -5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब देखें इसको लिखने का तरीकाकार क्या है। आपने x1 वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी उठा लेनी है। x1 वाली वैल्यू पहले जो आपके पास इक्वेशन है उसमें क्या आ रही है, इसका कांस्टेंट इसके साथ क्या है 1 है, तो आपने 1 लिख दिया। जबकि यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में x1 की वैल्यू कोई नहीं है, तो इट्स मीन कि x1 की वैल्यू 0 है, वो 0 लिख दिया, बाहर x1 लिख दिया। इसी तरह ही x2 उठाना है, x2 का कांस्टेंट क्या है 2 है और सेकंड क्या है -5, साथ में x2 ये बाहर लिख दिया। इसी तरह x3 और ये आपके पास आ गया। अब आपने x1 x2 और x3 को इकट्ठा करके लिख दिया और ये एक आपने एक मैट्रिक्स बना दिया। ये फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड कॉलम होगा, ये थर्ड कॉलम होगा और ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। थ्योरम है इफ A इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स विद कॉलम A1 इफ and if B is in Rm then the matrix equation A is equal to has the same solution set as a vector equation। कोई इतनी इम्पोर्टेंट थ्योरम नहीं है। आगे हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है। थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ इसका ताकि ज़्यादा कवर हो जाए। दिस ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए बी सी। आगे उसने ये ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। उसके बाद उसने आपको ए जुज़ दिया हुआ है, पार्ट दिया हुआ है, ये बी पार्ट दिया हुआ है और ये सी पार्ट दिया हुआ है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनको आपने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ये ए पार्ट हमने ले लिया, ठीक है, ये वाला ए पार्ट यहाँ पे ले लिया, ठीक हो गया। अब हमने इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाना है, वो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू कैपिटल बी प्लस सी इंटू कैपिटल सी। एक मिनट। अच्छा, ये आपको उसने एक वैल्यूज़ दे दी हैं कैपिटल ए बी और सी की, और साथ में उसने ए बी सी वैल्यू स्मॉल दे दी है। ठीक है। अब आपने इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाना है और आपने इस इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इनके मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए। ठीक है। अब आपने क्या किया कि ये वाला जो ए मैट्रिक्स है इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाना है ना, तो ये ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी प्लस सी कैपिटल सी। तो ए कैपिटल ए बी और सी की जगह पर आपने उनके मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी ये वाली। ठीक है। इनको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये इक्वेशंस आ गए। उसके बाद आपने इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इनसे आपने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है, जो कि आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये 6 कहाँ से आया है, तो ये भी मैं बता दूँ। ये वाला 6, ये 6 कहाँ से आया है, ये देखें। जब आपने ए बी और सी की वैल्यू ली फर्स्ट वाली, ये वाली और ये वाली, इसके इक्विवेलेंट कौन सी वैल्यू है, ये 6 आ रही है। इसी तरह ही जब आपने माइनस बी प्लस यहाँ पे ये ए 0 है ना, तो 0 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस बी आ गया प्लस 2c आ गया इज इक्वल टू -8 के आ गया। ठीक है। इस तरह करके आपने इक्वेशंस बना लेनी है। आगे इनको सिंप्लीफाई करना तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। Let A be an m cross n matrix, then the following statements are logically equivalent. For each B in Rm, then equation AX is equal to B has a solution. अगर तो B जो है वो एग्जिस्ट करता है Rm से, तो फिर आपके पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। द कॉलम ऑफ A स्पैन Rm, मतलब कि कॉलम ऑफ A जो हैं उनको यूज़ करते हुए आप Rm वाला बना सकते हैं, स्पेस बना सकते हैं। ए एज अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो, एवरी रो में ए की पिवट पोजीशन होनी चाहिए, कोई ना कोई इसका लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए। कहता है इन ईच पार्ट डिटरमाइन वेदर द गिवन वेक्टर स्पैन R3, V1 है, V2 और V3 है। स्पैन का मतलब ये होता है कि हम उन वेक्टर्स को यूज़ करते हुए कोई ना कोई एक स्पेस पैदा कर सकते हैं
बना सकते हैं जो कि हमें गिवन दी गई हो। ज़रा चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव टू डिटरमाइन वेदर आर्बिट्रेरी वेक्टर b is equal to b1 b2 b3 in R3 can be expressed as a linear combination b is equal to k1 v1 plus k2 v2 k3 v3। v1 जो v2 v3 ये आपके पास एज ए वेक्टर है। दिस टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स गिवन बाय b इज इक्वल टू ax। तो b1 b2 b3 आपके पास क्या आएगा, k1 इंटू वी वन प्लस k2 इंटू वी टू प्लस k3 इंटू v3। अब आपने सिंपल k1 k2 और k3 को उनकी ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास b1 की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2k1 प्लस 0k2 प्लस 0k3। इसी तरह b2 की और b3 की b1 की वैल्यू निकल आई, इसी तरह b2 की और ये b3 की वैल्यू भी निकल आई। अच्छा, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने एक मैट्रिक्स बना लेना है। कैसे बनेगा वो मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ आपको। ये देखें, फर्स्ट की वैल्यू क्या है, 2 है, सेकंड रो में भी 2 आ रहा है और थर्ड रो में भी 2 आ रहा है। सेकंड जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है और यहाँ पर k के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी हमारे पास 1 है। तो इसी तरह का आगे एक मैट्रिक्स बना हुआ है, उसको हम ज़रा देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास वो मैट्रिक्स बना है जो मैंने पीछे बनाया था। हैज़ अ नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता तो हम कहते हैं कि जी ये v3 जो है ये एक स्पैन नहीं बना रहा, R3 स्पेस नहीं बना रहा। अच्छा, अब असल इशू जो है ना वो स्टूडेंट्स को ये आता है कि हमें पता कैसे लगेगा हमने स्पैन करना है, ये क्या करना है। तो ये देखें, उसने आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर और 3 वेक्टर। इन 3 वेक्टर्स को आपने एज ए लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेना है। लिखने के बाद आपने इनकी इक्वेशंस बना लेनी है। बनाने के बाद अगर तो आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा तो वो R3 में होगा। अगर वो आपको कहता है कि जी R2 में बनाओ तो वो आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। R4 में कहता है तो वो 4x4 का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना। अगर तो आपके पास इस तरह के मैट्रिक्स बन जाते हैं तो वो स्पैन करेगा। लेक्चर नंबर 7 है सॉल्यूशन सेट ऑफ अ लीनियर सिस्टम। सॉल्यूशन सेट है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। होमोजेनियस लीनियर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेट टू बी अ होमोजेनियस इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू 0। ये मैंने पीछे भी आपको बताया हुआ था, मेरे ख्याल से पार्ट 1 में भी है वीडियो में, कि जिसमें हम इक्वल टू 0 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन या होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। वेयर ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड 0 इज द 0 वेक्टर इन RM। अब बात आ जाती है ट्रिवियल सॉल्यूशन की, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कहता है इफ़ आ होमोजीनियस इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0 हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द इक्वेशन हैव 0 सॉल्यूशन। जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सब का 0 सॉल्यूशन होगा तो वो ट्रिवियल होता है, और अगर कोई ना कोई सॉल्यूशन आ जाए तो वो नॉन ट्रिवियल होता है। Existence and uniqueness theorem. The homogeneous equation ax is equal to 0 has a non-trivial solution if and only if equation has at least one free variable. अब ज़रा हम चलते हैं, एक हमें एग्जांपल दी गई है, वो कहता है इसको सॉल्व करो, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। आपने इसका फाइंड आउट करना है। ये आपके पास इक्वेशंस हैं, इनको आपने यूज़ करके मैट्रिक्स बना लेना है। 3 5 -4 फर्स्ट रो आ जाएगी, 3 2 -4 सेकंड रो और 6 1 -8 थर्ड रो आ जाएगी। इसी तरह ही आपके पास कौन कौन से वेरिएबल x1 x2 x3 हैं, उनको आपने लिख लिया, और इक्वल के दूसरी तरफ क्या है 0 0 0, तो उनको आपने लिख लिया। तो आपके पास इक्वेशन क्या होती है, ax इज इक्वल टू b होता है। ये आपके पास a है, ये x है और ये b है। अब आपने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना है।
जब आपने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने इसके ऊपर फॉर सॉल्यूशन सेट रॉ रिड्यूस टू रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, आपने इसको पहले रॉ रिड्यूस में लेकर जाना है, फिर आपने इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लेकर जाना है। रॉ रिड्यूस क्या होता है कि जी उसमें जितने भी पीवट एलिमेंट या लीडिंग एलिमेंट होते हैं ना, उसके नीचे ज़ीरो होता है। जबकि आपके पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म जो होती है ना, वो ये होती है कि आपके पास डायगोनल के ऊपर 1 1 होता है और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब लीडिंग एलिमेंट्स के ऊपर जो ऊपर और नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लीडिंग के, वो ज़ीरो होते हैं। तो इसको मैंने सॉल्व किया, कुछ ऑपरेशंस किए हैं इसके ऊपर, और इसका एक मैट्रिक्स बनाया मैंने, जो क्या है हमारे पास 1 0 -4 ओवर 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0। हमने पिछली वीडियो में एक चीज़ पढ़ी हुई थी कि एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। एचेलॉन फॉर्म में ये होता है कि जितनी भी ज़ीरो वाली रो होती है ना, ज़ीरो वाली रो वो नॉन ज़ीरो से हमेशा नीचे आती हैं। मतलब एक रॉ ऐसी है जिसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट की वैल्यू है, ठीक है ना, तो वो ज़ीरो वाली जितने एक ऐसी रो है जिसमें सारे ही ज़ीरो हैं, तो वो ज़ीरो वाली से ऊपर होगी, ठीक है। और सेकंड हमने ये भी पढ़ा हुआ था उसमें कि जितने भी लीडिंग एलिमेंट होंगे वो हमेशा पहली रो के लीडिंग एलिमेंट से राइट साइड पे पाए जाते होंगे अगले कॉलम में, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो गया। थर्ड हमने एक और बात पढ़ी थी, वो ये थी कि अगर आप इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लेकर जाना चाहते हो तो लीडिंग एलिमेंट के नीचे और ऊपर के तमाम एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। तो ये 1 है लीडिंग, इसके नीचे ज़ीरो है, ये 1 है, इसके ऊपर वाला भी ज़ीरो है और नीचे वाला भी ज़ीरो है, तो ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स है। इससे हमने इक्वेशन बनाई तो हमारे पास एक फ्री वेरिएबल आ गया जो कि x3 था, ठीक है। इट इज़ क्लियर डैट x3 इज़ अ फ्री वेरिएबल, सो ax इज इक्वल टू 0 हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो x3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, सॉरी x1 की वैल्यू हमने निकाली, वो क्या है, ये हमारे पास ये दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे 4/3 x3, और x2 की वैल्यू 0 है, इनको हमने x वाले कॉलम में पुट करके सॉल्व कर दिया, तो आपके पास इसका सोल्यूशन निकल आया, ठीक हो गया। ओके जी, आगे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। A non-trivial solution x can have some zero entries so long as not all of its entries are zero। एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल में वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। ये हमें उसने सिस्टम दिया हुआ है और वो कहता है इसको सॉल्व करें। हमने क्या किया, हमने x1 वाली वैल्यू को एक साइड पे रहने दिया और बाकियों को दूसरी साइड पे ले गए, ठीक हो गया। माइनस वालों को दूसरी साइड पे ले गए, वो प्लस हो जाएंगी, और दोनों साइड्स पे हमने 10 के साथ डिवाइड कर दिया। 10 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू आ गया 3/10 x2 प्लस 1/5 x3 एज अ वेक्टर जनरल सोल्यूशन। हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x1 x2 x3 होता है ना, ठीक है ना। तो अब आपके पास आपने ये देखना है कि आपके पास x1 में क्या वैल्यू आ रही है। x1 में आपके पास आ रहा है 3/10 और 1/5, ठीक है। जबकि x2 की कोई वैल्यू नहीं आ रही, x2 एज इट इज़ ही है, x3 जो है वो भी एज इट इज़ ही है। क्यों? क्योंकि x2 की जगह पर x2 प्लस 0 आ रहा है, x3 की जगह पर भी x3 प्लस 0 ही आ रहा है। अब आपने इनको अलग-अलग कर दिया, x2 वालों को अलग कर दिया और x3 वालों को अलग कर दिया, x2 और x3 निकाल लिया, तो आपके पास u और v दो वेक्टर आ गए हैं। अच्छा, अब आप ज़रा गौर करेंगे कि आपके पास वैल्यूज़ कितनी थी, 3 थी, 1 2 3, लेकिन आपके पास वेक्टर कितने निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं। तो इट्स मीन कि ये R2 को स्पैन करता है। दिस शोड दैट एवरी सोल्यूशन ऑफ 1 इज अ लीनियर कम्बिनेशन द वेक्टर u v shows in 2 दैट इज द सोल्यूशन सेट इज स्पैन यू वी। मतलब आपके पास इक्वेशन की वैल्यूज़ जो थी अननोन जितने थे वो 3 थे, लेकिन आपके पास स्पैन किसको कर रहा है, वो 2 को कर रहा है। आगे एग्जांपल है, कहता है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम। ये एक होमोजेनियस सिस्टम है, यहाँ से आपने इसका मैट्रिक्स बना लिए, उसके बाद आपने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लेकर जाना है, वहाँ से आपने इक्वेशंस बनानी है, फ्री वेरिएबल निकल आएगा आपके पास x3,
ठीक है, लेट कर लेना कि x3 जो है वो आपके पास इक्वल टू x3 ही है। ठीक हो गया, तो आपके पास x1 की वैल्यू भी निकल आएगी, x2 की वैल्यू भी निकल आएगी विद x3 इज अ फ्री वेरिएबल, विद x3 इज अ फ्री वेरिएबल। एज अ वेक्टर इन जनरल सोल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू 0 होता है ना आपके पास, इज गिवन बाय x की वैल्यू, x1 की वैल्यू आपके पास क्या है जी 5x3, और x2 की वैल्यू क्या है जी -2x3, और x3 को आपने x3 ही रखा है, तो x3 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5 - 2 और 1 आ गया। पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन है जी। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है स्टेप ऑफ राइटिंग अ सॉल्यूशन सेट इन अ पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म। कुछ स्टेप्स हैं, इनको आपने याद रखना है। कोई भी आपने पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म लिखनी है ना, तो उसमें ये स्टेप्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट जो है वो ये है कि आपको जो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा उसको आपने रॉ रिड्यूस में लेकर जाना होता है, सॉरी रॉ रिड्यूस वाले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लेकर जाना होता है। सेकंड ये है कि एक्सप्रेस ईच बेसिक वेरिएबल इन टर्म ऑफ एनी फ्री वेरिएबल अपीयरिंग इन एन इक्वेशन। जो भी आपके पास आता है वैल्यूज़ आती हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि x1 x2 और x3 है, x3 हमारे पास फ्री वेरिएबल आ जाता था, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं आती थी, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करते थे, हम कहते थे कि ये फ्री वेरिएबल है, तो हमने जो हमारे पास जितनी भी टर्म्स आई होंगी जो फ्री वेरिएबल नहीं होंगी उनको हमने फ्री वेरिएबल की फॉर्म में लिखना होता है, मतलब कि फ्री वेरिएबल के साथ अटैच करके लिखना होता है। थर्ड स्टेप है राइट अ टिपिकल सोल्यूशन x एज अ वेक्टर हुज एंट्रीज डिपेंड ऑन द फ्री वेरिएबल इफ एनी, मतलब कि जो भी आपके पास वेक्टर्स की एंट्रीज होंगी वो फ्री वेरिएबल के एंट्रीज के ऊपर डिपेंड करेंगे। फोर्थ है कि डिकम्पोज करना है हमने x इंटू अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर विद न्यूमेरिक एंट्रीज यूजिंग अ फ्री वेरिएबल एज अ पैरामीटर्स। मतलब हम क्या करते थे कि हमारे पास जो फ्री वेरिएबल होता था हम उसको यूज़ करते हुए जो हमारे पास वेरिएबल फ्री नहीं होते थे उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे। ये वो वाला पॉइंट है। आगे चलते हैं, लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास है जनाब लीनियर डिपेंडेंस। लेक्चर 8 शुरू करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ, छोटी सी, आपके 30 सेकंड लूँगा मैं। बात यह है कि मैंने आज कमेंट्स देखे हैं तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिसकी तरबियत जो है वो ज़ाहिर हो रही थी कि उसने इतने गलत किस्म का कमेंट किया कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो बहुत दुख की बात है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप छोड़ दो, बात ख़त्म। लेकिन इस तरह के गलत कमेंट्स करने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरा वो जो एम है या जो मेरा शौक़ है ना वो ख़त्म नहीं होगा आपके गलत कमेंट्स से ज़्यादा ये होगा कि मैं कमेंट्स को ओपन नहीं करूँगा, क्लोज़ कर दूँगा ताकि कोई भी बंदा कमेंट्स ना कर सके। जिसको बहस करनी है ना वो मेरे साथ आए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मेरे पास आए और मैं उसके साथ आके बहस करूँगा, फुल टका के करूँगा और उसको मैं ठंडा करके भेजूँगा इंशाल्लाह। अफसोस है यार, एक तो आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है, आप लोगों के लिए बनाई जा रही वीडियोस बनाई जा रही हैं, मेहनत की जा रही है, और ऊपर से आप लोगों के इस किस्म के गलीज़ किस्म के और गलत किस्म के कमेंट्स होते हैं कि आपके माँ बाप ने शायद आपकी तरबियत ही इस तरह की है, आप कोई जाहलू के घर में पैदा हुए हो। लीनियर डिपेंडेंस है, उसमें डेफिनेशन हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 vp in Rn is said to be a linearly independent if the vector equation x1 v1 x2 v2 up to xp vp is equal to 0 has only trivial solution। ठीक हो गया, यहाँ पे ये ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। द सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 vp is said to be linearly dependent if their weights exist not all 0 such that c1 c2 up to cp vp is equal to 0। अब हमारे पास एक एग्जांपल है छोटी सी, इसको देख लेते हैं। एक v1 वेक्टर दिया है, v2 दिया और v3 दिया है। वो कहता है डिटरमाइन द सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, इफ पॉसिबल फाइंड द लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन अमंग द v1 v2 एंड v3। इनके दरमियान हमने रिलेशन भी फाइंड करना है अगर पॉसिबल है, और हमने ये भी बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो हमने ये वेक्टर्स को यूज़ करते हुए एक वेक्टर बना लेना है, एक मैट्रिक्स बना लेना है। उसमें हमने ये जो 0 0 वाला कॉलम है ये हमने इक्वल टू के दूसरी तरफ वाला लिया है और हमने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। इसके ऊपर हमने ऑपरेशंस करने हैं, रॉ ऑपरेशंस किए। रॉ ऑपरेशन करने के बाद हम इसको रॉ रिड्यूस में लेकर गए हैं। रॉ रिड्यूस में लेकर के फिर हमने यहाँ से इक्वेशंस बनाई हैं। ये वाली इक्वेशंस बनाने के बाद हमारे पास एक फ्री वेरिएबल आ गया जो कि x3 था। x1 x2 आर बेसिक एंड x3 इज अ फ्री वेरिएबल। एज x3 फ्री वेरिएबल एंड x3 इज इक्वल टू 0 सो द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। बाय द डेफिनेशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन शोज लीनियरली डिपेंडेंट। क्या शो करता है हमें? लीनियरली डिपेंडेंट शो करता है। आगे एक ये एग्जांपल है, ये आप खुद देखें क्योंकि ये मैंने लेक्चर्स में समझाई हुई है डिटेल के साथ। यहाँ पे तो जस्ट मैं वो शॉर्ट सा ब्रीफ सा नोट दे रहा हूँ आप लोगों को, तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। ये एग्जांपल आपने खुद देख लेनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है एक डिफरेंट किस्म की एग्जांपल है। कहता है चेक वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आपको वेक्टर v1 और v2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस v1 और v2 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देना है। किसके? x की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो x1 v1 इज प्लस x2 v2 इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। रिप्लेस x1 एज c1 एंड x2 एज c2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? c1 c2 वाली, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया,
आप x1 भी रख सकते थे, x2 भी रख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर ऊपर कंसीडर टू कांस्टेंट ले लिए c1 और c2, तो फिर मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया। आप x1 x2 के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास v1 और v2 की वैल्यू पुट की और उसके ऊपर उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस बन गई हैं वो कौन कौन सी बनी है? 3c1 माइनस 2c2, ये वाला माइनस 2c2, और दूसरी बनी है माइनस c1 प्लस 2c2, 2c2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब दोनों इक्वेशंस को हमने एक को नाम 1 दे दिया और एक को हमने 2 का नाम दे दिया, और इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास c1 और c2 की वैल्यू 0 0 दोनों की निकल आई। ठीक है, आगे वो कहता है द ट्रिवियल सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन सो दीज टू वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसके बाद आगे हमारे पास एग्जांपल है। अच्छा, द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0 हैज ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन। ये ट्रिवियल वाला जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन लाजमी आते हैं। मैं इसके ऊपर ना एक ब्रीफ वीडियो मजीद बनाऊंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल वाला है ना वो क्लियर हो जाए, आप लोगों को परेशानी ना हो। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इंशाल्लाह अपसेट ना हो। आज है 27 है, 27/5/24 है, और कोशिश करूंगा कि आज ही अपलोड करूँ। वो वीडियो ना कर सका तो कल इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगा आपके लिए टाइम निकाल के। ओके, आगे हमारे पास है सेट ऑफ 1 or 2 वेक्टर्स। A set containing only one vectors, say v, is linearly independent if and only if v is not 0 vectors। ये थ्योरम है, ये आपने याद रखने हैं कि अगर आपको वो पूछता है सेट containing only one vector, say v is linearly independent if and only if v is not dash vector, तो not 0 vector होगा। अगर आपके पास 0 vector हो जाता है, सारा vector 0 आ जाता है, तो वो linearly dependent आ जाएगा, लेकिन अगर 0 नहीं आता तो वो independent होगा। उसके बाद आगे हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है। एन इंडेक्स सेट एस v1 v2 vp of 2 or more vectors are linearly dependent if one of the vector in S is the linear combination of the other। In fact, if S is linearly dependent and V not equal to 0। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसको आपने याद रखना है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एक इस सेमेस्टर से पिछले सेमेस्टर में मेरे ख्याल से असाइनमेंट आई थी, उसमें ये क्वेश्चन था इसका, इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करना था। इफ सेट कंटेन मोर वेक्टर देन देयर एंट्रीज इन ईच वेक्टर देन द सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर्स की उसने क्या कहा कि जी मिकदार है, एक कुछ वेक्टर्स आपके पास उसने दे दिए हैं, वो कहता है सेट कंटेन मोर वेक्टर्स देन देयर आर एंट्रीज इन ईच वेक्टर। जैसे कि हमारे पास ये ऊपर एक एग्जांपल सी है, ये हमारे पास 3 वेक्टर्स है, v1 है, v2 है, v3 है। ठीक है ना। अब इनकी मिकदार कितनी है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, मतलब कि हर वेक्टर में 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो हमारे पास वेक्टर्स की तादाद है वो 3 है। तो वो कह रहा है कि इफ़ अ सेट कंटेन मोर वेक्टर्स, अगर आपके पास सेट जो वेक्टर्स का सेट है वो ज़्यादा है, देन देयर आर एंट्रीज इन ईच वेक्टर, हर वेक्टर की एंट्री से वो तादाद ज़्यादा है, देन द सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। तो हम वो कहेंगे कि जी ये सेट सारा जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ये थ्योरम है, इसको आप यूज़ करके डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो कि ये जो आपको उन्होंने सेट गिवन दिया हुआ है उसमें सबसे पहले तो आपने देखना है कि जी उसमें वेक्टर्स कितने। ठीक हो गया। नंबर 2, वेक्टर्स की फिर हर वेक्टर की एंट्रीज देखनी है। अगर तो आपके पास वेक्टर्स की तादाद एंट्रीज की तादाद से ज़्यादा आ जाती है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक हो गया। If a set S is equal to v1 v2 up to vp in Rn contain the 0 vectors, then the set is linearly dependent। अब दो कंडीशन है linearly dependent के लिए। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपके पास जो सेट दिया हुआ है वेक्टर्स का, उसकी तादाद, उसमें जितने वेक्टर्स हैं, मसलन ये एक सेट बनाया हुआ है, ये जो रेक्टेंगल था बना हुआ है लेड पेंसिल के साथ, ये वाला, ये एक सेट समझ लो, इसमें 3 वेक्टर्स हैं 1 2 3। ठीक हो गया। अब इनकी एंट्रीज गिननी है, हर वेक्टर की एंट्री कितनी है, 2 2 है। ठीक है, तो इनकी तादाद ज़्यादा है जबकि एंट्रीज की तादाद कम है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास वो जो सेट दिया हुआ है उसमें कोई एक वेक्टर ऐसा आ गया जिसकी टोटल सारा है ही 0 0, लाइक दिस, ये वाला जो वेक्टर है ये है ही 0, तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके जी, आगे मैट्रिक्स इक्वेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में से, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एन इक्वेशन ax is b equal to b is called matrix equation in which a matrix A acts as a vector act on a vector x by multiplication and produced a new vector called b। वेक्टर इक्वेशन में ये है कि हमारे पास ये A मैट्रिक्स है और ये x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया वेक्टर बनेगा जिसको हम b का नाम देते हैं। सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन है solution of ax is equal to b consists of those vectors x in the domain that are transformed into the vector b in the range। solution में ये होता है कि आपने a और x को मल्टीप्लाई करना है, ये जरा देखें, a और x को मल्टीप्लाई करना है डोमेन में। ठीक है, और आपको रेंज में कौन सा वेक्टर मिल रहा है, b वाला मिल रहा है। ठीक हो गया। आगे आया था ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती है। ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ मैपिंग। अ ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम Rn टू Rm इज सेड इज अ रूल दैट असाइन टू ईच वेक्टर इन x इन Rn एंड इमेज वेक्टर tx इन Rm। मतलब आपके पास एक
एक यूँ समझ लें कि आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है आर एन के ऊपर और उसका रिजल्ट जो है वो आपको आर एम में मिलेगा। आर एन के ऊपर आपके पास एंट्री है एक्स, जब आप इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स अप्लाई करते हो तो वो आर एम में चला जाए, तो ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग होती है। ठीक है, द सेट आर एन इज डोमेन ऑफ टी एंड आर एम इज अ को डोमेन ऑफ टी। को डोमेन रेंज को भी कहते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है a map T Rm to Rn is a linear transformation if for any two vectors say u v belongs to Rm। जो डोमेन में वेक्टर हैं वो u v हैं और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं Rm से। एंड द स्केलर c1 c2 द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाई। तो आपके पास उसके ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी इक्वेशन? ये टी को भी आप भूल जाए, आपने u1 और u और v को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ c1 और c2 में लिख लिया और उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। जब आप इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वल के दूसरी तरफ जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि आपके पास ये जो c1 है, ये वाला c1 ये बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u हो जाएगा, प्लस ये वाला c2 बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v हो जाएगा। आगे एक एग्जांपल है, कंसीडर मैपिंग टी R2 से R2 डिफाइंड बाय टी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन इन मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, कौन सा है जी? टी वी इज इक्वल टू ए वी, मतलब कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी जो है उसको हम ए वी कह देते हैं, वो हमारे पास है -1 0 0 और 1। और एक्स वाई हमारे पास गिवन है जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिल रहा है। ये देखें ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिल रहा है, ये क्या है? माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे माइनस एक्स वाई लिख दिया। ठीक हो गया। आगे आया था प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। R2 से R2 है डिफाइन किया जा रहा है ऐसे कि जी आपके पास x और x ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है x जो है वो तो वैल्यू देगा लेकिन y जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वो आपके पास ये वाली चीज़ है इन मैट्रिक्स फॉर्म में, ये आपने याद रखनी है। ठीक है ना। आगे लेक्चर 10 है, कहता है द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन द कॉलम, पहली एग्जांपल है इसमें, द कॉलम ऑफ I2 इज इक्वल टू 1 0 0 1 और E इज इक्वल टू। अब हमने क्या किया, हमने ये एक कॉलम ले लिया, ये एक कॉलम है और ये हमने सेकंड कॉलम ले लिया। ठीक है ना, इसको E2 कह दिया। सपोज T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 इनटू R3 सच दैट T E1 is equal to 5 - 7 2 and T E2 is equal to -3 8 0। Find the formula for the image, find the formula for the image of an arbitrary x in R2। अच्छा, अब हमने करना क्या, इसका सोल्यूशन क्या हमारे पास? सोल्यूशन ये है हमारे पास कि लेट कर लिया हमने x इज इक्वल टू x1 और x2। ठीक हो गया। x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब कि हम e इंटू x1 लिखेंगे ना, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 0 प्लस x2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास बना है, ये बना है x1 E1 प्लस x2 E2। ये चीज़ यही बन रही है ना, ये E1 था और ये E2 था। ठीक है, T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये Tx इज इक्वल टू x1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 प्लस x2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E2। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये लाइन जो लिखी हुई है, ये वाली, ये आपको मैंने अभी पिछले पेज के ऊपर पढ़ा के आया हूँ जहाँ पे U और V वाला मैंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है ना। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x जो है, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें गिवन दी हुई थी उसने। ठीक है ना, ये किसके इक्वल है, x1 इज इक्वल टू दिस है और x2 जो है वो इक्वल टू दिस है। तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, मतलब x1 5x1 प्लस -3x2, इसी तरह ही -7x1 प्लस 8x2 और 2x1 प्लस 0 थ्योरम है। अच्छा, इसके ना मैं आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो फिर आपको मजीद इसकी बेहतरीन समझ आ जाएगी। थ्योरम है हमारे पास, लेट टी ट्रांसफॉर्मेशन आर एन से आर एम बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैट्रिक्स सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर एन। अ मैट्रिक्स of m cross n whose jth column is the vector tej, where ej is the jth column of the identity matrix Rn। ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है लाजमी। आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये मैं आपको वीडियो एक स्पेशल बनाऊंगा, उसमें आपको सारी एग्जांपल्स जो है ना वो सॉल्व करके बाकायदा दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी किसी किस्म की भी परेशानी ना हो। यही था जो इंपॉर्टेंट था इसमें, वो मैंने आज आपको करवा दिया। ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है ना वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही बनाऊंगा, लेकिन ये जो आगे पार्ट 3 और 4 आएगा ना वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते हुए यार गलत कमेंट ना किया करो, आपके घर की तरबियत जो है ना वो ज़ाहिर होती है। अल्लाह हाफिज़।